Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish Our Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं अपना DFCCL एग्जाम के लिए जो कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर आपका सेक्शन है। यहाँ से आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और ये आपकी आज की क्लास नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो जाकर के देख के आओ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में कस्टमर रिलेशन की वहाँ पे आपको क्लास नंबर 1 मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की कितनी भाई 18+1 19 क्लास दे चुका हूँ, वो भी आपने आई होप कर ली होंगी। तो खैर शुरू करते हैं आज के सेशन को। ज़्यादा यहाँ पर हम देर वगैरह नहीं करते हैं। क्लास नंबर आपकी ये कौन सी है, 2। तो भाई देखो यहाँ पर अब जो है यहाँ पे हम थोड़ी थ्योरी को कवर करेंगे। क्या कर रहे होंगे, वहां पर मैंने जो आपको क्लास नंबर 1 दी है उसमें हमने जो बेसिक है यानी कि जो आपको एग्जांपल्स से मुझे चीज़ें समझानी थी कि बेसिकली ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, कैसे कैसे टाइप बन रहे होते हैं, उसका एक बार आपके माइंड में मैंने आइडिया दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे होंगे, धीमे धीमे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आया कहाँ से, कस्टमर रिलेशंस क्या होता है। इवन कस्टमर रिलेशन छोड़ो, सबसे पहले तो ये समझो कि भाई कस्टमर क्या होता है, ठीक है ना। इवन यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर मैं जितनी भी चीजें समझाऊंगा, जितनी भी चीजें नोट डाउन करूंगा, जो भी लिखवाऊंगा, और सबके आपको तो नोट्स बनाने हैं और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से यहाँ की क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि ये समझ लो आप, जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं कस्टमर रिलेशन के, वो जो 3 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से क्रक्स निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ, जहां से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हर एक आपको मैं डायमेंशन पे लेके चलूंगा कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें जाननी होती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाऊंगा। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, टेंशन नहीं लो, आपको हिंदी में भी समझाऊंगा हर चीज को, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि आपको जो आपको लग रहा है ना जो हिंदी में नहीं आएगा, पेपर इंग्लिश में आएगा क्या, तो उसमें कस्टमर ऐसा लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। कस्टमर ऐसा लिख के आ जाएगा या फिर कस्टमर की जगह ग्राहक लिख देंगे। और जहाँ पे वो डेटाबेस की बात करेंगे ना, तो डेटाबेस को वो डेटाबेस ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। वो डेटाबेस की हिंदी नहीं देने वाले आपको, तो ये चीज समझो, ठीक है ना। उसमें अगर वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लिखेंगे तो मैनेजमेंट को वो ऐसे लिख देंगे मैनेजमेंट। आपको इसमें क्या हिंदी मिल गई, है ना। बात को समझो। तो ये ऐसी ही इसमें होती है। जो भी मैं आपको नाम इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनकी डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हम सारी की सारी समझेंगे। अच्छा, और यहाँ पर कुछ एब्रिविएशंस हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो भी मैं आपको धीमे धीमे कराऊंगा। उनकी इवन ऐसा नहीं है कि बस एब्रिविएशन करा दूंगा, उनकी आपको मतलब भी समझना होगा। हर एक एब्रिविएशन की डेफिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो वो सब भी हम कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इन्होंने एब्रिविएशंस तो पूछे एक दो, लेकिन उनकी डेफिनेशन से अब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना प्रीवियस ईयर का पूरा रिपीट होगा, इसलिए तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, जिससे कि हम सब कुछ कवर कर पाए, है ना, अपनी तरफ से। चलो, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, अपने पास ना एक कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कंज्यूमर हो गया, कस्टमर हो गया, फिर एक होता है बायर, ठीक है ना, एक होता है परचेजर। तो मुझे जरा बताओ, अगर आपके सामने मैंने ये 4 ऑप्शन रख दिए, ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसमें से डिफरेंट कौन सा है, कस्टमर, कंज्यूमर, बायर या परचेजर में से। मैंने बताया चलो भाई ये इसमें से आप क्या करो, ऑड वन आउट करो इन चारों में से, एक डिफरेंट पर्सन निकालो इन चारों में से। तो आप किसको निकालोगे बाहर, बताओ फटाफट से। तो देखो यहाँ पर आपका, अगर मैं आपसे बात करूं कस्टमर क्या होता है, एक बार कलर को चेंज करते हैं। देखो, कस्टमर हो गया, बायर हो गया, परचेजर हो गया, ये तीनों एक तरीके से आपके लिए ना एक ही चीज है। क्योंकि इन तीनों के बारे में हमें नहीं पता कि ये जो भी हमसे सामान लेने आया है, कस्टमर या फिर आपका बायर हो गया, परचेजर हो गया। लेट से मेरी यहाँ पर एक कंपनी ए है और ये तीनों पर्सन आते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ये तीनों को तो भाई सामान चाहिए, अब पता नहीं ये लोग अपने लिए पर्सनल यूज करने के लिए ले रहे हैं या फिर इसको लेकर के आगे बेच देंगे, या फिर इसमें ये अपना कुछ और मॉडिफिकेशन करके और भी ज्यादा पैसों में इसको बेचेंगे, है ना। मुझे नहीं पता। तो जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है और जो परचेजर होता है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता ये पर्सनली यूज कर रहा है या फिर ये रिटेल में बाद में आगे जाकर के मेरी चीजों को बेचेगा। बट जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूमर होता है ना, वो क्या करता है, चीज को खरीद के खुद ही यूज करता है। यानी कि वो क्या करता है, चीज को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कंज्यूमर से रिलेटेड एक और टर्म होता है यूजर, ठीक है ना। क्या होता है, यूजर। तो जो यूजर होता है और जो कंज्यूमर होता है, ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को इन्होंने खरीदा और फिर उसको इन्होंने यूज किया। जैसे लेट से मेरी यहाँ पर कंपनी है कपड़ों की,
ठीक है, क्लॉथ की मेरी कंपनी है, और ये जो है अपना कंज्यूमर आया, इसने मुझसे यहाँ पे एक ड्रेस लिया और जाकर के उसे पहनने लग गया। लेकिन जो कस्टमर बायर परचेजर होता है, उसने मुझसे खरीदी तो चीज, लेकिन उसे उसने खुद से यूज नहीं किया, उसे जाकर के आगे बेच दिया। ठीक है ना, तो इनमें आपको डिफरेंस समझ में आया कि कस्टमर, कंज्यूमर, बायर, परचेजर क्या चीजें होती हैं, और आपका यूजर। ठीक है, अब ये सारे के सारे टर्म आगे यूज में आएंगे और इनसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे के सीधे। ये जो चारों पांचों टर्म बताए हैं ना, सीधे के सीधे क्वेश्चंस बनेंगे आपको। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे कि कस्टमर तो हो गया, चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कस्टमर रिलेशंस। तो बेसिकली ये कस्टमर रिलेशंस क्या होते हैं, है ना, समझते हैं इसको जरा सा। और यहाँ पर नोट्स बनाते टाइम एक चीज ध्यान में रखना, जब मैं एक कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूं, पहले ना ध्यान से सुनना और समझना, इसके बाद में नोट डाउन करना। ठीक है ना, ये नहीं कि मैंने हेडिंग डाल दिया, आपने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। बाद में पॉज करके जब एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आप इसके नोट्स बनाना। ठीक है, देखो अब कस्टमर रिलेशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली जब कोई कंपनी होती है, जो कंपनी होती है उसमें क्या हो, एक प्रोसेस हो। ठीक है ना, प्रोसेस हो जिसमें कि वो क्या कर रहे हो, वो देख रहे हो कि एक कस्टमर है हमारा, तो हम उसकी यहाँ पर पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखें। ठीक है ना, यानी कि वो कस्टमर जो है सेटिस्फाई होना चाहिए हमने जो भी दिया, हम अपनी लॉयल्टी को बढ़ाएं। ठीक है ना, जब हम अपनी लॉयल्टी को बढ़ाएंगे तभी तो कस्टमर बार बार आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये जो एप्पल, आपका एप्पल के स्मार्टफोन्स आते हैं या फिर जो भी गैजेट्स आते हैं, इन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में, इन्होंने यहाँ पर ध्यान मार्केटिंग पे नहीं दिया, इन्होंने दिया परफेक्शनिस्ट पे। यानी कि इन्होंने जो सेलफोन थे ना इनका, अगर आप पहला सेलफोन देखोगे, उस टाइम का मार्केट देखोगे, तो बहुत ही इनका कॉस्टली फोन था उस टाइम पे भी, लेकिन जो इन्होंने चीज दी थी ना, वो बिल्कुल बेस्ट दी उस टाइम के हिसाब से। और आज के टाइम पे भी जो चीजें दे रहे हैं ये बेस्ट, उसमें आपको सिक्योरिटी पूरी की पूरी बेस्ट मिलती है। ठीक है, जो क्वालिटी है वो बेस्ट मिलती है इन द मार्केट, जो आपको स्पीड है वो इनके प्रोडक्ट्स में वो बेस्ट मिलती है। तो एक तरीके से इन्होंने ना पूरे मार्केट में अपनी लॉयल्टी बना दी है। भले इनकी प्राइस ज्यादा है, लेकिन क्यों लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लॉयल्टी बना दी। और दूसरी चीज, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, इसको ना स्टेटस से जोड़ दिया। इनका जो स्टार्टिंग से एक मोटो रहा ना, वो इन्होंने स्टेटस से ही एप्पल को जोड़ के रखा। तो लोगों में कहीं ना कहीं स्टेटस का अगर बात आती है तो एप्पल पे लोग पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे, मार्क अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे स्टीव जॉब्स की, है ना, तो स्टीव जॉब्स ने क्या बोला था यहाँ पे कि हमें अपनी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रखनी है और सिंपल रखनी है। आप कभी भी देखोगे, स्टार्टिंग से उठा के देख लेना, तो जो एप्पल के स्मार्टफोन होते हैं ना, उनकी पैकिंग भी बड़ी सिंपल सी होती है। ठीक है, तो सिंपल एंड सोबर रखकर इन्होंने स्टेटस से बिल्कुल जोड़ दिया था उसको स्टार्टिंग से ही। तो आज भी वही जो है मेंटेलिटी बनी हुई है। चलिए खैर, तो कंपनी जो प्रोसेस होती है, अगर आपसे पूछे कस्टमर रिलेशन क्या होता है, अगर आपसे बेसिकली कस्टमर रिलेशन, बहुत ध्यान से समझना, सीआरएम अलग होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की डेफिनेशन अलग है, कस्टमर रिलेशंस अलग है, और ई सीआरएम की डेफिनेशन अलग है। तीनों में बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है और वहीं से क्वेश्चंस उठते हैं। तो पहले समझो यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे, कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसको लॉयल, अपनी जो है लॉयलिटी प्रूव करनी है, और जो भी यहाँ पर क्वेरीज हैं कस्टमर की, उनको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली ये आपका एक सिंपल सी मीनिंग हुआ करती थी कस्टमर रिलेशंस की। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस कहाँ से सीधे उठेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें थोड़ा सा समझना है कि इसका जो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है, कि धीमे धीमे ये जो है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन पे कैसे पहुंचा, इसका डेटाबेस कैसे बना, और इसका ऑटोमेशन जो है वो कैसे हो गया। अब यहाँ पर मैं जो आपको नाम बताऊंगा, अलग अलग नाम है जिन्होंने 2-3 डेफिनेशन दी है सीआरएम की, वो ध्यान में रखना, उनके नाम से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि। ठीक है ना, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 3 लोगों के द्वारा दी गई है। ठीक है ना, तीनों के नाम ध्यान रखें, इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है पर्टिकुलर आपका सीआरएम। अच्छा, जहां जहां पर मैं सीआरएम का यूज करूंगा वो तो यहां पर आप समझ जाओगे, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, क्या है सीआरएम का मतलब, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो यहां पर अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सीआरएम का मतलब समझ जाना, हर जगह आपका यही रहेगा। तो सीआरएम की डेफिनेशन यहां पर सबसे पहले दी गई थी यहां पे 2 लोगों के द्वारा, एक थे आपके ए पार्वतियर, ठीक है ना, ए पार्वतियर, और दूसरे थे यहां पर, इन दोनों ने मिलकर के जो है इस डेफिनेशन को डिफाइन किया था, जे शेथ। ठीक है ना, जे शेथ, इन दोनों ने यहां पर, और ये जो टाइम था ये 1990s का टाइम था। अब मैं पर्टिकुलर ईयर भी आपको नोट डाउन कराऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट हैं सॉफ्टवेयर हिस्ट्री को लेकर के इसकी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा काम हुआ डेटाबेस का, वो सॉफ्टवेयर पे हुआ। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं इसकी, फिर मैं आपको बहुत बिल्कुल बारीकी से आप चीजों को समझते जाना है। ठीक है ना, जो जो समझा रहा हूं। अब ए पार्वतियर और जे शीथ ने क्या बोला कि ये जो सीआरएम है ये एक स्ट्रेटजी है। ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेटजी है। क्या है, आपकी स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है, ऑफ एक्वायरिंग। ठीक है ना, ऑफ एक्वायरिंग
ध्यान देना वर्ड्स पे, क्योंकि डेफिनेशन में ये थोड़ा सा ही चेंज करके ऑप्शंस देते हैं। एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड पार्टनरिंग, ठीक है, एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड पार्टनरिंग, मतलब अभी समझाऊंगा आपको इसका। पहले थोड़ा सा आप ये नोट डाउन कर लो। पार्टनरशिप, पार्टनरिंग होगा यहाँ पे बेसिकली, पार्टनरशिप नहीं होगा। एंड पार्टनरिंग किसके साथ में करनी है? विथ सिलेक्टिव कस्टमर। वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, विथ सिलेक्टिव कस्टमर्स, विथ सिलेक्टिव कस्टमर्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ बेसिकली? टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर अ कंपनी, टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर अ कंपनी। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर मतलब समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। इन्होंने बोला ये जो पूरा का पूरा सीआरएम है ना, ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें क्या होता है, हम कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, यानी कि उन्हें हम खींचते हैं अपनी तरफ, उनको रिटेन करते हैं, यानी कि हमने जो कस्टमर खींच लिया अपनी तरफ, यानी कि जो हमने एक बार कस्टमर बना लिया अपना, उसको हम रिटेन करके रखेंगे। और अब देखो, मैंने आपको ऊपर टर्म्स बताए थे, कंज्यूमर हो गया, कस्टमर हो गया, बायर हो गया, परचेजर हो गया। हम इन्हीं सारे टर्म्स में से कस्टमर को ही यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मेरी कंपनी है तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि अगला आदमी कंज्यूमर है या क्या है, मुझे तो कस्टमर चाहिए, वो जाके अब अगले आदमी को बेचे, वो अपना रिटेल शॉप चलाए या कुछ भी चलाए, ठीक है ना, वो अपने आप को यूज करे, कुछ भी करे, बस मुझे तो कस्टमर चाहिए अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो देखो, यानी कि मैंने कस्टमर को अपने पास यहाँ पे अट्रैक्ट किया, एक्वायर किया, फिर मैंने उसको रिटेन करके रखा, इसके बाद में उस कस्टमर के साथ मैंने एक पार्टनरिंग कर ली। इस पार्टनरिंग का मतलब पता क्या होता है? मैंने उस कस्टमर को अपनी जो है लॉयलिटी दिखाई, फिर वो मेरा जो है यहाँ पर क्या बन गया? लॉयल कस्टमर बन गया। यानी कि एक बार लेटेस्ट से मैंने क्या किया, ऐसा समझ लो कि एक आपको ना स्ट्रेटजी बताता हूँ। जैसे कि बाबा रामदेव जो आंटीज, जैसे कोई लट से कोई आंटी है, ठीक है ना, उन आंटी ने जो है लट से बाबा रामदेव का कोई योगा देखा, उनको अच्छा लगा, फिर जाकर के वो पार्क में जाएंगी अगले दिन, फिर वो क्या करेंगे और आंटी लोगों को बताएंगे, अरे वो एक बाबा रामदेव है, उसने ऐसा ऐसा बताया हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट से बाबा रामदेव फेमस नहीं थे तब, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फिर वो दूसरी आंटी को पसंद आया, तो उन्होंने जाकर के दूसरी आंटी को बताया। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक तरीके से स्प्रेड की जा रही है इन्फॉर्मेशन कंपनी के लिए, या फिर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इनके बारे में। ऐसे ही किसी कंपनी के लिए होता है, जब किसी कंपनी की चीज हमें पसंद आती है तो हम उसके बारे में इधर उधर बात करते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी कंपनी है यार, इसका ही सामान लो तुम। तो ये क्या हो गई, मेरा एक तरीके से जो कस्टमर है मेरा, उसके साथ में मेरी पार्टनरिंग बन गई, वो मेरा लॉयल कस्टमर हो गया, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छी चीज दी है, या फिर उसे मैंने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है ना। विद सिलेक्टिव कस्टमर, ये सिलेक्टिव कस्टमर का मतलब अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना ये वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, सिलेक्टिव कस्टमर। एक एक शब्द की मीनिंग बहुत जरूरी है जानना, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, कंपनी के लिए सबसे अच्छी से अच्छी वैल्यू मिल पाए, ठीक है। अब जरा सा सुपीरियर कस्टमर की बात करते हैं, और यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ सीआरएम का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? इवोल्यूशन ऑफ सीआरएम। ये भी देखेंगे, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि सीआरएम किस तरीके से धीमे धीमे जो है डेवलप हुआ, और सॉफ्टवेयर कौन कौन सी कंपनीज इसमें आई, क्योंकि कंपनी भी आपका पूछा जाएगा कौन सी कंपनी ने पहला सीआरएम मैनेजमेंट दिया यहाँ पर, और धीमे धीमे करके चीजें समझेंगे, ठीक है ना। आप देखो, अगर मैं आपसे बात करूं सीआरएम की, तो ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 1980s से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी कि कंपनियों ने धीमे धीमे काम करना स्टार्ट हुआ, फिर 1980s में क्या हुआ, कंपनीज ने देखा कि लेटेस्ट से हमारे पास में एन नंबर ऑफ कस्टमर हैं, तो हम क्या करेंगे, वो क्या करते थे, पहले स्प्रेडशीट बनाते थे, ठीक है ना। क्या बनाते थे? स्प्रेडशीट्स बनाते थे। और पहले जो है इतने बढ़िया कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। कौन से कंप्यूटर हुआ करते थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे, ध्यान देना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इतने सारे कस्टमर हैं मेरे, तो मैं उनका लेकर के एक डायरी में लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वहां पर फिर आपका क्या हुआ, स्प्रेडशीट्स बनानी स्टार्ट की गई, किसके ऊपर? मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सबसे पहले जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो कहां से स्टार्ट हुआ, किससे बनना स्टार्ट हुआ, तो वो पहले आपका काम स्प्रेडशीट्स पर किया जाता था, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की हुआ करती थी। अरे बात समझ में आ रही है तो फटाफट से बोलो हाँ। इवन यहां पर आपका 1975 से स्टार्ट हो गया था ये सब काम होना। बात समझ में आ रही है ना? फटाफट से हाँ बोलते जाओ, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पे ये जो स्प्रेडशीट बनाई जाती थी, अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पर आपको सिलेक्टिव कस्टमर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे कस्टमर कौन कौन से कैसे कैसे हैं, और मैंने उनकी लिस्ट बना डाली। अब यहाँ पर आपको जो मैंने लेक्चर 1 में ज्ञान दिया था वो काम आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ कस्टमर होंगे जो कि मुझे पता है जो मिल्क शेक पीते हैं,
ठीक है ना, जो मैंने शेक वाला एग्जांपल दिया था। कुछ जो है मिल्क शेक पीते होंगे, कुछ बनाना शेक पीते होंगे। मैंने उनको जो है एक्सेल अपनी जो स्प्रेडशीट है उसमें ऐसे कैटेगराइज कर लिया कि मेरी कंपनी शेक वाली है, इतने लोग ये पी के जाते हैं, इतने लोग ये पी के जाते हैं। फिर मैंने देखा अरे कुछ लोग तो जो है यहाँ पर मिल्क जो है, मेरा जो सबसे महंगा आइटम है, लेटेस्ट से मेरा एक सबसे महंगा आइटम है जो कि 500 रुपीज का है, और एक पर्सन आता है, एक कस्टमर आता है, वो हर बार आकर के मेरा 500 वाला आइटम लेके जाता है। तो मेरे लिए तो वो कैसा हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर हुआ। और एक आता है वो मैंने देखा अरे ये तो बस क्या हुआ कि एक साल में एक बार आया और इसने यहाँ पर बस जो 10 रुपीज वाला यानी कि 10 रुपए वाला जो मेरा यहाँ पे शुगर केन जूस है यानी कि गन्ने का जूस है वो पिया। मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, एक साल में एक बार आया, पता नहीं फिर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने स्प्रेडशीट में ये सब जो है अपना लिख करके रख लिया, ऐसे ऐसे कैटेगराइज कर लिया। तो फिर मैं यहाँ पर किन कस्टमर को टारगेट करूंगा, आप ही बताओ। लेटेस्ट से आपकी कंपनी है तो आप किन कस्टमर को टारगेट करना चाहोगे, बताओ जल्दी से। क्या मैं ये 10 रुपए वाले कस्टमर को यहाँ पे टारगेट करूंगा? अरे करता भी तब जब ये डेली आ रहा होता, लेकिन एक तो भाई एक साल में तुम 10 रुपए का जूस पे नहीं आ रहे हो, पता नहीं आओगे नहीं आओगे। तो मैंने कहा ये अपने लिए खास नहीं है, ठीक है ना, बट ये कस्टमर खास है। लेटेस्ट से कोई कस्टमर 25 रुपीज का शेक पी के भी जा रहा है तो मेरे लिए वो भी खास है, अगर वो डेली डेली आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कस्टमर की ट्रेड्स को देखा, ठीक है, उनको मैंने क्लासिफाई कर लिया। फिर जो सिलेक्टिव कस्टमर होते हैं यानी कि मैंने यहां से ढूंढ करके निकाले जो मेरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं, यानी कि जिन कस्टमर को मैं यहां पर वैल्यू दूंगा तो वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे। लेटेस्ट से कोई इन्फ्लुएंसर आता है मेरी दुकान पे, अब ये जो 10 रुपए वाला आदमी है ना, लेटेस्ट से ये कोई अगर इन्फ्लुएंसर होता तो ये भी मेरे लिए फिर थोड़ा सा खास होता, मैं इसे ऑफर वगैरह देता और इसे बार बार अपनी शॉप पे आने के लिए अट्रैक्ट करता कि तुम मेरी शॉप पे आओ, फिर तुम धीमे धीमे मेरी मेरी जो है इन्फ्लुएंस करोगे और भी लोगों को, है ना। तो इस तरीके से कस्टमर को ढूंढा जाता है, उन कस्टमर को बोला जाता है क्या, सिलेक्टिव कस्टमर, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव कस्टमर बोला जाता है। तो यहां से आपको तीन चीजें समझ में आई। स्टार्टिंग में क्या होता था, 1980s में स्प्रेडशीट्स बनाई जाती थी, ये सब होता था, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन किस किसने दी थी यहाँ पे सीआरएम की, ए परवर्तियार एंड जी शीथ ने, किसको लेकर के, एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड पार्टनरशिप, ये तीन वर्ड ध्यान में रखना। फिर सीआरएम की जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई थी आपकी गार्टनर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी, गार्टनर, नाम नोट डाउन कर लेना। और इन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है देखो इस चीज में, है ना। गार्टनर की डेफिनेशन ये थी कि सीआरएम जो है ना, सीआरएम ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है स्ट्रेटेजी, इन्होंने बताया कि ये एक क्या है, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। और ये मैं डेफिनेशन के एक एक वर्ड पे ध्यान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने यही डेफिनेशन दी है एक्चुअल उठा के, ठीक है ना। तो ये सीधा का सीधा ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये इन्होंने क्या बोला, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है डिजाइंड टू ऑप्टिमाइज, ठीक है ना, डिजाइंड टू ऑप्टिमाइज। किस लिए डिजाइन की गई है, जिससे कि क्या किया जा सके, ऑप्टिमाइज किया जा सके भाई। ऑप्टिमाइज करेंगे, किसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी, ये है आपका बड़ा सा वर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो वर्ड है ना प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफी का फी गाया हुआ है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कम से कम इसके ऊपर हमें समझना पड़ेगा, काफी सारी चीजें इसके ऊपर, ठीक है, समझाऊंगा, डोंट वरी। प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। दूसरा इन्होंने जो यहाँ पर टर्म दिया वो था रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू तो सबको पता होगा, ठीक है, चलो रेवेन्यू हो गया। इसके बाद में कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये तो हो गया सेटिस्फैक्शन, ऊपर चिपका देते हैं कस्टमर। तो बात समझ में आई आपको, गार्डनर ने क्या बोला कि ये जो सीआरएम है ना, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्यों ये, और किस लिए डिजाइन की गई है, जिससे कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सके। प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन अलग से समझाऊंगा, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो और इसके ऊपर एक डब्बा मार लो, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको अलग से समझनी है। फिर जो है आपका रेवेन्यू, जो हमें रेवेन्यू आ रहा है कंपनी पे, और जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है उसको देखते हुए आपका एक ये सीआरएम डिजाइन किया गया एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको सीआरएम की ध्यान में रखनी है, समझ में भी आ गई होंगी, है ना, क्लियर हुआ। चलो अब यहां पर हम आते हैं, अरे समझ में आ रहा है तो फटाफट से हाँ बोलते जाओ ना, हाँ चलो, अरे क्लियर है ना सबको, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, यहां पर अब आपको मैं धीमे धीमे टेक्निकल टर्म्स पे लेके जाऊंगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही देखो स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूं, जिन्हें कुछ भी जीरो ज्ञान होगा इसका कस्टमर रिलेशंस का, बहुत कुछ चीजें पता चल जाएंगी आपको, ठीक है ना। चलो अब यहां देखते हैं कि पर्टिकुलरली जो आपका सीआरएम है उसमें आपको क्या समझ आ गया। सीआरएम में आपको ये समझ आ गया, सीआरएम, सीआर जो होता है कस्टमर रिलेशन को मैं सीआर बोलूंगा, ठीक है ना। तो सीआर जो होता है उसमें आपको समझ आया, बेसिकली हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनको खुश रखना है, उनको लॉयलिटी दिखानी है, ठीक है। लेकिन ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कस्टमर का पूरा जो है डेटाबेस बनाते हैं एक, उसमें से हम सिलेक्टिव कस्टमर को ढूंढते हैं कि भैया ये कस्टमर हमारी कंपनी के लिए जो है बढ़िया है। फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका अब हमने सिलेक्टिव कस्टमर निकाल तो लिए, फिर हम करेंगे क्या, हाँ, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ल्यूक्रेटिव ऑफिसर्स, जो लुक्रेटिव जो है ऑफर्स देंगे,
क्या देंगे, ल्यूक्रेटिव ऑफर देंगे, ठीक है ना। उनको यहाँ पर हम कुछ क्रेडिट पॉइंट देंगे कुछ खरीदने पे, फिर उनको हम यहाँ पे अपनी अलग अलग टेक्निक्स को यूज करेंगे। तो एक चीज समझना, यहाँ पर जो हमने ये सिलेक्टिव कस्टमर निकाले, ठीक है ना, ये जो सिलेक्टिव कस्टमर निकाले ना, इनको निकालने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डेटा रिडक्शन टेक्निक्स, ठीक है ना। क्या बोला जाता है यहाँ पर आपका, डेटा रिडक्शन टेक्निक्स बोला जाता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है ना। तो धीमे धीमे समझते जाना, हर चीज जुड़ी हुई है। तो सिलेक्टिव कस्टमर हमने कैसे ढूंढे, उनको निकालने के लिए हमने यहाँ पर डेटा रिडक्शन टेक्निक्स का यूज किया। अच्छा, अब यहाँ पर हम समझेंगे ये बेसिकली डेटा रिडक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं। समझ में आ रही है बात। तो डेटा रिडक्शन टेक्निक्स को यहाँ पे हम समझेंगे, और इससे ना क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं इन टेक्निक से। बेसिकली अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये जो आपकी डेटा रिडक्शन टेक्निक है, यहां पर हम किसका यूज करते हैं, एनालिटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं, एनालिटिक्स का। तो अब ये सब आपका किस में आ जाएगा, ये बाकी का जो पोर्शन है ये आ जाएगा आपका जो प्रोसेसेस हम इंक्लूड करते हैं सीआरएम में, ठीक है ना। तो डेटा रिडक्शन टेक्निक यहाँ पे ध्यान में रखना, हमें इसमें थोड़ा सा हम और अंदर जाएंगे, लेकिन कैसे, लाइन बाई लाइन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो है टेक्निकल टर्म दिखाता हूँ। ये चीज आपको समझ में आई, मैंने क्या बोला, ये 10 रुपए वाला है और ये इतना 1 साल में आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो इन सभी को हम पता क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म दिया जाता है। एक कस्टमर अगर मेरे पास डेली डेली आ रहा है जूस पीने, या फिर एक कस्टमर मेरा इतने टाइम में आता है, ये टाइम है, तो उसको बोला जाता है कस्टमर लाइफ साइकिल। क्या बोला जाता है, कस्टमर लाइफ साइकिल। और अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म कर दूं तो सीएलसी हो जाता है, ठीक है। तो कस्टमर लाइफ साइकिल आपका इस तरीके से, ये आपका बहुत ही बेसिक मैंने एग्जांपल देके समझाया है। फिर हम, क्योंकि देखो जब आपको धीमे धीमे आपके माइंड में ये सब पिक्चर बनेगी ना, तभी जाकर के आपको मैं आगे जो बहुत चीजें समझाने वाला हूँ, टेक्निकल चीजें भी होंगी, वो फिर आपके माइंड में आनी स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से माइंड में डालते जाओ। अगर आपको पॉज करके जहां लग रहा है कि मेरे आपको बिल्कुल वर्ड्स को यूज करके कुछ लैंग्वेज में लिखना है, तो वो लिख लो। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब देखो बेसिकली यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो हमारा सीआरएम है, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसकी बात करूं, कंपोनेंट्स ऑफ सीआरएम, यहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, और इसमें कंपोनेंट में आपको किसके बारे में पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में आपका सबसे पहले तो आ जाता है क्या, एनालिटिक्स, ठीक है ना। क्या आ जाता है हमारा, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मैंने आपको बताया अभी, हम कस्टमर को कैसे निकाल रहे होते हैं, डेटा रिडक्शन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एनालिटिक्स के बारे में कुछ बता चुका हूँ पहले। बताओ जरा, लेक्चर 1 में मैंने क्या बताया था। एक आपका क्लस्टर एनालिसिस होता है, और दूसरा क्या होता है, बोलो फटाफट से नीचे कमेंट करके बताना आप, ठीक है ना। जो भी एनालिसिस है या फिर एनालिटिक्स है, उसका यहाँ पर हम बात करेंगे, और ये हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो ये आपका हो जाता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। क्या हो जाता है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ये भी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं क्या होता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझो कि जो ऑटोमेशन होता है इसका मतलब क्या है। ऑटोमेशन का मतलब होता है यहां पर आपका, जहां पर ऑटोमेशन का वर्ड यूज हो गया, वहां पर कोई भी इन पर्सन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि वहां पर कोई पर्सन नहीं बैठा होगा, कुछ ना कुछ वहां पे या तो आपके ऑटोमेटिकली कोई रोबोट होगा, ऑटोमेशन का मतलब समझ रहे हैं अभी, रोबोट होगा, या फिर आपका वहां पर कोई चैट बोट होगा, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली ये जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, आपने कभी किसी लेटेस्ट से आपने जो फोन वाली कंपनी होती है ना, उसमें आप कभी कॉल करते हो तो बोलता है ना कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो 1 दबाएं, अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो 2 दबाएं, फिर 3 दबाएं, फिर आप उसमें दबाते जाते हो, आप अपनी क्वेरी आपकी जाती उसमें एंटर होती है, फिर अपने आप आपको ऑटोमेटिकली जो है आंसर मिल जाता है। यानी कि ये आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका एक अगर मैं आपसे बात करूं, कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बनाया जाता है, ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर। जैसे कि जो कस्टमर की यहाँ पे बेसिकली ना प्री रिकॉर्डेड जो ऑडियो होती है वो यूज की जाती है। यानी कि आपने कॉल की, इनको पता है कि हमारे कस्टमर को ये प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने वहां पे प्री रिकॉर्डेड जो ऑडियो है वो वहां पर सेव कर रखी है, आपकी वहां पे धीमे धीमे करके आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो एक तो चीज हो गई ये। दूसरी हो गई आपकी चैटबोट। चैटबोट समझते हो आप, आपने देखा होगा कई सारी कंपनियों में अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो वहां पे ना एक यहाँ पे एक ऐसा आइकन बना रहता है चैट का करके, कि आपको कोई डाउट है तो यहाँ पूछ लो। आप वहां पे जैसे ही एंटर करते हो तो कोई इन पर्सन नहीं बैठा होता, वो आपसे जैसे मैं आपको क्या लाइव एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप जियो जियो का जो ऐप है
उसमें अगर आपको मोबाइल में कोई दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पे आप ना मैसेज करोगे अगर, तो उसमें ऑटोमेटिकली आंसर आने लगते हैं। तो वो प्री फीड आंसर्स होते हैं वहाँ पे, कि इन्होंने बोट बैठा दिया, या फिर क्विज बोट आपको पता होगा जो क्विज वगैरह कराते हैं। तो ये जो बोट होते हैं उसमें कोई इन पर्सन आपको आंसर नहीं दे रहा है, बोट वगैरह बैठे हुए हैं, तो इनको फिर आपको बोल दिया जाता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। समझ में आ रही है? ये एक कंपोनेंट होता है आपका सीआरएम का। ये समझते जाना, सारे के सारे टर्म्स आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि चैटबॉट आर इंक्लूडेड इन विच कंपोनेंट ऑफ सीआरएम, आपको ऑप्शन दे देगा एनालिटिक्स, या फिर आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, या फिर आपका, देखो और बताता हूं और क्या क्या टाइप होते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ सीआरएम के। तो जो भी चीजें बता रहा हूं ना, बहुत ही आपके जो जो एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इवन जो आपके जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां वहां की थ्योरी भी मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल्ड आपका एनालिसिस मैंने किया हुआ है ये सब थ्योरी निकालने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि जब आपका पूरा का पूरा जो इतनी बड़ी महाभारत होती है ना बुक्स की, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ही करा रहा हूँ, ठीक है, वो भी समझाते हुए, ठीक है। तो समझना है ध्यान से। चलिए खैर, ये हो गया आपका। फिर आपका हो जाता है कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन, क्लियर है? तो ऑटोमेशन का मतलब समझ ही गए होंगे। ऑटोमेशन क्या होता है, यहाँ पर आपका कोई इन पर्सन नहीं बैठा होगा, वहां पर कोई पहले से अपनी जो है ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड किए बैठा होगा, और वो आपका क्या कर देगा, ऑटो आपका जो है उसका रिप्लाई दे देगा, जो भी कस्टमर की या फिर कंज्यूमर की यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और अगर मैं आपसे यहाँ पर ब्रॉड पॉइंट में बात करूँ ना, तो ये जो कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, चैटबोट अगर मैं आपसे बात करूं अलग से, चैटबोट हो गया या फिर प्री रिकॉर्डेड ऑडियो होगा, वो किसका पार्ट है? कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन का है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पार्ट आता है आपका, ये सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में ही आ जाता है। अगर आपसे अकेले सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की बात करें, तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखो, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का अगर मैं स्पेशली मीनिंग पूछूं, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का स्पेशली मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा और एक मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, क्लैरिटी आएगी। जैसे लेटेस्ट से मैंने देखा, मेरी एक कंपनी है, उसमें 100 कंज्यूमर हैं, ठीक है ना। 100 कंज्यूमर हैं, या फिर 100 मेरे क्या है, कस्टमर हैं। बेसिकली जो कंपनी है उसको कस्टमर से मतलब होता है, लेकिन एक्यूरेट डेटा कंज्यूमर से ही मिलता है। चलिए खैर, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे जो कस्टमर है ना, उनको यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज समझ आ रही है, या फिर इनका जो डेटा है, मैंने उससे एक इनका ट्रेंड, यहाँ पे इनका जो डेटा था इन सारे के सारे कस्टमर का, वो मैंने देखा। और फिर मुझे यहाँ से देख करके ट्रेंड पता चला। मुझे क्या ट्रेंड पता चला कि ये जितने भी कस्टमर है ना, इनको यहाँ पर जो है लेटेस्ट से 10 रुपए वाला जो है यहाँ पे जूस पसंद आ रहा है इन सभी के सभी कस्टमर को। और मैंने देखा इनका जो एरिया है, इनका जो पर्टिकुलर एरिया है, वो लेटेस्ट से ये एक आपका एक एरिया नाम से है, वहां से पर्टिकुलर एरिया से जितने भी लोग आ रहे हैं ना, उसमें से 90% लोग ये 10 रुपए वाला जूस ही पीने लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, उसमें मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर होता है, देखो जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। उसके बारे में मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हिस्ट्री इसकी डेवलप हुई। तो ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर में अपना फीड कर देगा कि उस एरिया के लोगों को 10 रुपए वाला पसंद है। तो अगर मैं उस एरिया में जा करके एक अपनी ब्रांच खोल दूं 10 रुपए वाले जूस की, तो मुझे तो बड़ा फायदा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। तो इसे बोलते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। मैंने उस जो डेटा है उसको सेव कर दिया कि ऐसा एरिया, अगर ऐसे एरिया से आगे भी मैं उसमें रिसाइकल होता जा रहा है, मेरा डेटा क्या होता जा रहा है, रिसाइकल होता जा रहा है। और फिर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। अरे बात समझ में आ पा रही है क्या मेरी? क्लियर हुआ इतना सा? कोई बात नहीं, अगर अभी समझ नहीं आया तो आप फिर से एक बार 5 मिनट पहले से स्टार्ट करो, फिर सुनोगे इस चीज को, तो आपको और क्लैरिफाई हो पाएगा। अरे क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ, फटाफट से क्लियर हो रहा है यहाँ पे सभी को। अच्छा, फिर यहाँ पर इसका ही एक पार्ट होता है कंपोनेंट का, जो आपका बेसिकली कंपोनेंट्स हैं सीआरएम की। कितने करा दिए मैंने आपको? ये 3 करा दिए ना। देखो फोर्थ नंबर का अब आपका हो जाता है, फोर्थ नंबर का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है HRM, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ध्यान रखना, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो कंपोनेंट होता है सीआरएम का ही। क्योंकि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है, ठीक है ना। जितने भी एम्प्लॉई मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हुई, या फिर उनकी सैलरी से लेकर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनकी परफॉर्मेंस हुई, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी यहाँ पर आपका एचआर डिपार्टमेंट या फिर जो एचआरएम है वो रख रहा होता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है ना, ये एचआर डिपार्टमेंट जो है इंटरनल वर्कफोर्स पे ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है? इंटरनल वर्कफोर्स पे ध्यान देता है।
इंटरनल वर्कफोर्स पे जब ये ध्यान देता है, यानी कि जब मैं अपनी कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करूंगा कि जो मेरे कस्टमर हैं उनको यहाँ पर जो वैल्यू दी जा रही है नहीं दी जा रही है, मेरे जो एम्प्लॉई हैं वो कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंट है कि नहीं, तभी तो आगे चल के मेरा जो सीआरएम है वो मजबूत हो पाएगा। जब अगर मैं कस्टमर को अपना जो उनकी क्वेरी होगी उनका रिप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगा, मेरे एम्प्लॉई कॉम्पेटेबल ही नहीं होंगे, यानी कि मेरे एम्प्लॉई इस लायक ही नहीं है कि वो कस्टमर की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर पाए, तो मेरा तो पूरा का पूरा जो सीआरएम है उसका बेस ही गिर जाएगा ना। बेस क्या होता है, क्योंकि सीआरएम का मुझे अपनी लॉयलिटी बनानी है, कस्टमर्स में क्या बनानी है, मुझे लॉयल्टी बनानी है, तो उसके लिए मुझे अपनी इंटरनल वर्कफोर्स को भी मजबूत रखना पड़ेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रोल है वो कौन निभाता है, एचआरएम। सो इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सीआरएम। समझ में आया? एचआरएम क्या होता है आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये होता है आपका किसी भी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता ही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सीआरएम। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपसे, एचआरएम पूछ लेगा किसका टाइप है, तो वो सीआरएम का ही कंपोनेंट है, टाइप नहीं कंपोनेंट, ठीक है। अरे क्लियर हो रहा है ना? अब आपको रटने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, है ना। चलिए, फिर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है 5th नंबर का, ये हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेट अ सेकेंड, इंटेलिजेंस। तो अब जरा आप यहां पर समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें एक चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। इसको हम एक बार कलर चूज करते हैं ग्रीन। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा, बेसिकली जितने भी सीआरएम प्लेटफॉर्म है, या फिर ये क्या करता है, इसने एक बार आपका जो सॉफ्टवेयर है उसने बता दिया कि ऐसे कस्टमर है, इन कस्टमर को ये पसंद आ रहा है, तो ये अपने आप से फिर अपनी इंटेलिजेंस से क्या करेगा, कस्टमर के जो बाइंग पैटर्न्स हैं, ठीक है ना, क्या है, जो कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स हैं, कस्टमर के जो बाइंग पैटर्न्स हैं, बात को समझना, अगर मैं हिंदी में बोलूं क्या हो जाएगा, जो कस्टमर का सामान खरीदने का जो तरीका है उसको ये ऑब्जर्व करता है, और फिर आगे जो फ्यूचर मेरी कंपनी के लिए जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है उसके लिए अपने आप बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा करो, कस्टमर को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मेरा फ्यूचर प्लान ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो भी मेरे कस्टमर का बाइंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पे अपना जो फ्यूचर प्रोडक्ट है मेरे, उनको मैं अच्छे से निकाल पाऊंगा। तो समझ रहे हो किसी भी कंपनी के लिए सीआरएम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है एक आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सेल्स फोर्स आइंस्टाइन। क्या नाम है? सेल्स फोर्स आइंस्टाइन। तो अगर आपसे पूछे सेल्स फोर्स आइंस्टाइन क्या है, तो इट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या है ये? आपकी एक एआई टेक्नोलॉजी है जो कि सीआरएम में यूज की जाती है, यूज्ड इन सीआरएम, यूज्ड इन सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में। तो समझ में आया, ये सेल्स फोर्स आइंस्टाइन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई गलत तो नहीं करेगा। अरे बोलो हाँ फटाफट से, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे दी यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पे कल क्या कराने वाला हूँ, तो कल मैं आपको यहाँ पर धीमे धीमे अवगत कराऊंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है, स्टार्टिंग इसकी सॉफ्टवेयर में किन किन लोगों ने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट किया। कल की क्लास तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, एक एक मतलब आपकी हर क्लास इंपॉर्टेंट तो है ही सही, लेकिन कल हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे हुए, कौन से ईयर में। जैसे अगर मैं 1983 की बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, धीमे धीमे करके किस पर्सन ने क्या चीज डेवलप करी, आईबीएम का इसमें क्या, आईबीएम का इसकी ग्रोथ में क्या हाथ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो डायरेक्टली और पूछे जाने हैं वो सब आपको समझ में तभी आएंगे जब आप ये पूरी की पूरी कहानी को समझ पाओगे जो मैंने आपको आज सिखाई है। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या? चलो भाई, तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो, मैं आपको बिल्कुल कस्टमर रिलेशन में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपको सब प्रोवाइड करूंगा, पूरी की पूरी थ्योरी भी दे दूंगा। और बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, भैया अरे तुम लोगों की ना मतलब बड़ी खराब आदत है यार, कुछ लोगों की है, 3-4 लोगों को मैं देख रहा हूँ, मतलब कॉन्टिन्यूसली मैंने आपसे बोला ऑब्जर्व करता रहता हूँ मैं आप सबको। 3-4 बच्चे हैं, इन्होंने ना तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ढंग से पढ़ी, इनके मार्क्स भी लाइव टेस्ट में बहुत कम आए, अराउंड 31 के आसपास आए आउट ऑफ 50, ठीक है। तो मार्क्स भी बड़े कम आए थे, और एक के 31 थे जहां तक, और एक के 38 थे, ठीक है। और एक ने तो कमेंट नहीं किया था, लाइव टेस्ट शायद दिया ही नहीं है। और इन दिनों का भैया, पहले जब मैं हिस्ट्री करा रहा था तब कस्टमर रिलेशन कराओ सर, कस्टमर रिलेशन स्टार्ट किया तो अब सर मार्केटिंग करा दो, मार्केटिंग या इकोनॉमिक्स करा दो। कराने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि मार्केटिंग और जो इकोनॉमी है, अरे करा दूंगा, चलो टेंशन मत लो, ठीक है, करा दूंगा। पहले ये तो खत्म कर लो सीआरएम, ठीक है, पहले समझो इन सब चीज़ों को। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सीआरएम के साथ में आपने मार्केटिंग पढ़ ली ना, तो ना आपको मार्केटिंग समझ आएगी ना सीआरएम समझ आएगा, क्योंकि सीआरएम और मार्केटिंग के बीच में बहुत ही छोटी सी लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी समझेंगे, पहले सीआरएम समझो तभी मार्केटिंग समझ भी आएगा।
क्लियर है? और इकोनॉमी भी करा दूंगा, इसकी थोड़ी सी इकोनॉमी अलग होती है जो आपका ये पूछ रहे हैं DFCCIL वाले। और मार्केटिंग मैंने देखा कुछ लोग उल्टी सीधे पढ़ा रखी है, पता नहीं क्या करा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग भी बताऊंगा किसी का इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेंगे, इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वो इतनी टेंशन पता नहीं क्यों लेते हो, मैंने बोला ना करा दूंगा, धीमे धीमे करते हैं सब चीज़ें, ठीक है? इतना लोड मत लिया करो। और क्या करना है भाई, मेहनत करनी है। मेहनत का क्या नहीं होता, सब्सटीट्यूट नहीं होता, अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करते रहो। और दूसरी चीज़, मैं आपका लाइव टेस्ट दूसरा वाला कभी भी ले सकता हूँ। अब मैं आपको ज़्यादा पहले से भी नहीं बताऊंगा, बस आपका वो सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा, फिर देखता हूँ किसके कितने नंबर आ रहे हैं। और उसमें आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो जीके से भी होंगे, जीएस से भी होंगे, मतलब जितना भी मैंने पढ़ा रखा है आपको अभी तक, जब जिस डेट पे आपका एग्जाम होगा तब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी होंगी उन सब से आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात कि आपका जीके में अब आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है, तो खुश अब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करो अच्छे से और मेहनत करते रहो यार। देखो, एक चीज़ और समझो कि आपको कभी भी ना ऐसे परेशान नहीं होना कि ये दिक्कत आ गई मेरे सामने, वो दिक्कत आ गई। एक चीज़ समझो, अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारी एज अभी है मेहनत करने की, तो या फिर बुढ़ापे में करोगे? बुढ़ापे में जब आराम किया जाता है तब आराम करना, अभी मेहनत कर लो सो दैट आपका आगे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, बुढ़ापे में आराम कर पाओगे। देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये लोग ना समझ नहीं पाते कि जिंदगी में ना जितनी आपका मेहनत करोगे उतना ही आराम करना होता है। ये ना 50-50 का मार्जिन होता है। जैसे आपका जो हैप्पीनेस होती है और जो आपका दुख होता है, सुख और दुख का जो जोड़ा होता है ना, वो 50-50 का ही होता है। बस बात यह है, दुख हमें लगता ज़्यादा है कि ये ज़्यादा दिन चला है। तो अगर आप मेहनत अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करनी पड़ेगी, ठीक है? साफ सीधी सी बात है। लाइफ में करनी उतनी मेहनत आपको है, उतना ही आराम करना है। अभी आराम कर लोगे तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, अभी मेहनत कर लोगे बाद में आराम करना पड़ेगा। क्लियर सी बात है, ठीक है ना? अगर ये समझ लोगे जितना जल्दी से जल्दी, उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है? तो मुझे आपको बस चीज़ें, ये सब्जेक्ट ही नहीं सिखाने, आपको किस तरीके से आपकी अप्रोच है वो भी सिखानी है, ठीक है ना? तो अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा मजबूत करो यार, करो मेहनत, ठीक है ना? अभी नहीं करोगे तो मतलब कब करोगे? क्या सोच रहे हो? आपके माइंडसेट क्या है? ठीक है ना? तो करो अच्छे से, मेहनत वगैरह करते रहो एंड पढ़ाई करो। फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।